तो पहले तो ये बात समझो कि इकोनॉमिक्स उतना नहीं है कि जैसा आप सोच रहे थे, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। एंड अगर आपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर लिया, वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा, एंड एट द सेम टाइम इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर भारत आत्मनिर्भर होता तो शायद इतने लंबे लंबे टाइम तक बिजली ना जाती या बाकी और चीज़ें, इतने इश्यूज ना आते। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, मेरे पीछे एक शब्द लिखा हुआ है, इकॉनमी, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में जिनको इस वर्ड से बहुत ज़्यादा प्यार है। कुछ लोग दूसरी साइड में आते हैं जिनको लगता है यार ये तो बहुत ही एक डरावना सब्जेक्ट है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे याद करेंगे, कल को एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आएंगे तो वो कैसे कर पाएंगे। तो दुनिया ना दो तरह से इस तरह से बटी हुई है, एक इधर है एक इधर है। बीच वाले बहुत कम है कि ठीक ठाक लगता है, वो बहुत कम लोग हैं। तो क्या तरीका हो सकता है सर कि अगर हम इधर हैं जहां हमें डर लग रहा है इस सब्जेक्ट से, यहां से हम ट्रांजिशन करें एंड इस साइड की तरफ आ जाए कि जहां पर इस सब्जेक्ट से प्यार हो जाए, या फिर अदर आई शुड से कि कल को एग्जाम में अगर ये सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ भी आपको पूछा जाता है तो हम कैसे वहां पर अच्छे से परफॉर्म कर पाए, ये कैसे ट्रांजिशन कर पाएंगे। तो आइए आज के सेशन में इन्हीं कुछ पॉइंट्स को हम समझेंगे। पहली बात तो आप ये समझो कि इकोनॉमी या इकोनॉमिक्स, हालांकि थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। एक इकोनॉमिक्स बात करता है कि आपकी स्टडी की, वेयर एज उसको एक्शन में डाला जाए तो इकोनॉमी बनता है। पर इसका मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है? क्या इसका अर्थ ये है कि हम यहां पर फाइनेंस, बैंकिंग, मनी, इन सब चीजों के बारे में पढ़े? हाँ, कुछ हद तक सही है, पर सिर्फ इतना ही नहीं है। इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स ना पैसे से बहुत ज्यादा है। आप पूछेंगे सर वो कैसे? देखो, जब मैं बात करता हूं ना इकोनॉमिक्स की या इकोनॉमी की बात कर लीजिए, उस केस में आप कोई भी डिसीजन लेते हो वो दरअसल में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के साथ लिंक करता है। क्या मतलब सर आपका? जैसे फॉर एग्जांपल, आप लोग अभी ये मेरा वीडियो देख रहे हो, इसकी जगह आप वीडियो देखने की बजाय आप हजारों काम कर सकते थे। आप हो सकता है एक आईपीएल के मैच की हाइलाइट्स देख सकते थे, आप हो सकता है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मॉल घूम सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। या फिर आपने मेरा ही वीडियो क्यों चूज किया? आप तो इतने सारे कोचिंग इंडस्ट्रीज है या कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपको देखने को मिलते हैं, उनका क्यों नहीं आपने देखा? तो कहीं ना जब भी आप कोई चीज कॉन्शियसली चूज करते हो, आप डिसाइड करते हो कि कोई चीज आपको नहीं चूज करनी उसकी बजाय। तो ये भी क्या है, ये भी आपका एक इकोनॉमिक डिसीजन ही है। आपने डिसाइड किया कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है, मुझे कैट की तैयारी नहीं करनी। ये भी क्या है, ये भी एक इकोनॉमिक डिसीजन ही है। तो दरअसल में ना, इकोनॉमी को सिर्फ इतना मत समझो कि आपके पैसे के साथ लिंक्ड है। इकोनॉमिक हमारी लाइफ के जो भी चॉइसेस होती हैं उनकी स्टडी को ही इकोनॉमी हम बोलते हैं। उसको हम एक्शन में डाल देंगे तो इकोनॉमी बन जाएगा, अदरवाइज इकोनॉमिक्स उसको बोला जाता है। तो पहले तो ये बात समझो कि इकोनॉमिक्स उतना नहीं है कि जैसा आप सोच रहे थे, उससे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब हम बात करते हैं यूपीएससी के इकोनॉमिक सिलेबस की, वहां पर आप नोटिस करो आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। इंडियन एग्रीकल्चर देखने को मिलता है, इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है, सर्विस सेक्टर के बारे में डिस्कशन होता है। नो डाउट बैंकिंग, फाइनेंस, ये सब चीजें हैं, पर उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। व्हाट डज दिस शो? ये शो करता है कि इंडियन इकोनॉमी किस तरह से हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के साथ मिलजुल कर है। पहली बात तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि हाँ यार, इंडियन इकोनॉमी वो नहीं है शायद जो मैं सोच रहा था, ये कहीं ना कहीं उससे काफी अलग है, या फिर काफी सारी डाइवर्स चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं, एंड ये मेरी लाइफ चॉइसेस के साथ लिंक्ड है। अगर आपने ये करंट में ये एक लिंक एस्टेब्लिश कर लिया ना, तो आप रियलाइज करोगे कि शायद आपको उतना इकोनॉमी के साथ डर नहीं लगेगा। होता क्या है, जो मैं बार बार बोलता भी हूं कि कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स होते हैं यहाँ पे, उन टेक्निकल एस्पेक्ट्स को अगर हम समझ जाएंगे ना, तो शायद ये जो ट्रांजिशन करना ये थोड़ा सा आसान हो पाएगा। थोड़ा सा और समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या कितने क्वेश्चंस हमें इकोनॉमी से देखने को मिलते हैं। तो आप यहां पे नोटिस कर पाओगे कि हर साल ना, आप नोटिस करना इधर ये वाले कॉलम के ऊपर, हालांकि मैंने सारे सब्जेक्ट्स का लिखा हुआ है, पॉलिटी, हिस्ट्री, बाकी का भी, पर इकोनॉमी का आप एक बार नोटिस करो। पिछले 9 साल का ये डेटा है, 15 से 23 तक का। यहां पर आप नोटिस कीजिए कि हर साल ऑन एन एवरेज 15-16 के आसपास क्वेश्चंस जो हैं वो आपको इकोनॉमी से देखने को मिलते हैं। एंड यहां पर एक और भी सेक्शन है, ये देखो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन। कुछ एक क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं करंट अफेयर्स के जो इकोनॉमी के साथ लिंक्ड होते हैं। तो आप अगर एक एस्टिमेट लगाने की कोशिश करोगे ना,
आपको रियलाइज होगा कि लगभग 30-32 नंबर का पेपर जो होता है वो आपका इकोनॉमी से ही देखने को मिलता है। एंड अगर आपने इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर लिया, वो आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी हेल्प करेगा, एंड एट द सेम टाइम इंटरव्यू में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। अभी इस साल का इंटरव्यू हुआ ना, बहुत सारे बच्चों ने बताया कि कैसे उनसे क्वेश्चन पूछा गया कि इंडिया को 2047 तक हम विकसित भारत या डेवलप्ड इकोनॉमी कैसे बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आरबीआई करता है, वो सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यानी कि ना, अगर आपकी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ अच्छी है तो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू तीनों के तीनों स्टेजेस के ऊपर ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। इसी तरह से अगर मेंस की बात करूं तो आप नोटिस करोगे जब हम बात करते हैं जनरल स्टडीज पेपर 3 की, यहां पर हर साल लगभग 40% का जो पेपर होता है वो आपका इकोनॉमी से ही देखने को मिलता है। ये 22 का भी था, इवन 23 के अंदर भी सेम ही ट्रेंड हमें देखने को मिला है। लगभग आपके, मैं अगर बात करूं, 250 नंबर का पेपर होता है, उसमें से लगभग 100 नंबर का पेपर डायरेक्टली आपका इकोनॉमी से ही आता है। उसके अंदर आप कुछ और फैक्टर्स ऐड ऑन कर दो तो 120 नंबर के आसपास आप इसको मान सकते हो। जैसा आप नोटिस करोगे भी कि हर साल 100 के आसपास का नंबर का पेपर आपका जनरल स्टडीज पेपर 3 से देखने को मिल जाएगा। चलिए सर, ये बात तो समझ आई। अब थोड़ा सिलेबस को डिकोड कर लेते हैं। देखो, सिलेबस ना आपका इकोनॉमी का प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से बस इतना ही मेंशन्ड है, जैसे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा। दैट्स इट, बस इतना ही मेंशन्ड है। और इसको पढ़ के ज़्यादा समझ आ भी नहीं रहा कि क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी चाहिए। तो एक्चुअल में ना, यूपीएससी ने पिछले 9-10 साल के अंदर कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, उनके हिसाब से हम इस पर्टिकुलर एग्जाम के क्वेश्चंस को कुछ डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला रहा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के रिगार्डिंग। फॉर एग्जाम्पल आप 23 का पेपर देख लीजिए, उसमें स्टेबलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आया। उससे पहले अगर आप नोटिस करोगे तो आरबीआई के डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए लिए जाते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चन आता है। सीआरआर, एसएलआर, इन सब चीजों के ऊपर आता है। जीएसटी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। तो कहने का मेरा अर्थ ये है ना कि ये सब चीजें आपकी इस सब्जेक्ट की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है उसके ऊपर निर्भर करती है। तो जो मैं कह रहा था ना कि छोटे छोटे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको समझने जरूरी है यहाँ पे। दूसरा बात रहती है आपकी करंट ओरिएंटेशन के रिगार्डिंग। अब ये क्या मुद्दा है करंट ओरिएंटेशन का? यहां मुद्दा करंट का ये है कि जैसे आप बात कर लो इन्फ्लेशन की, आप बात कर लीजिए, या आप बात कर लीजिए इकोनॉमिक रिसेशन की। ऐसे क्वेश्चन अभी रिसेंट टाइम से पूछे गए हैं। तो होता क्या है ना कि जब दुनिया में आपको इन्फ्लेशन देखने को मिलता है तो यूपीएससी करंट से इन्फ्लेशन वाले टॉपिक को उठाती है एंड उसका स्टैटिक कॉन्सेप्ट पूछ लेती है। सिमिलरली 2020 के राउंड रिसेशन आया तो उसके नेक्स्ट साल क्या हुआ, यूपीएससी ने इकोनॉमिक रिसेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया कि इकोनॉमिक रिसेशन के समय सरकार को क्या करना चाहिए। तो बेसिकली ना, करंट और स्टैटिक, इनके बीच एक बहुत अच्छा एक ब्रिज है। अगर आप रेगुलरली उस करंट अफेयर्स को फॉलो करेंगे तो आप रियलाइज करोगे कि करंट अफेयर्स फॉलो करने के साथ साथ आपके स्टैटिक पार्ट की जो रिवीजन है वो भी बहुत अच्छे से हो रही है। तो ये एक दूसरा एस्पेक्ट बनता है। तीसरा एस्पेक्ट आपका होता है इकोनॉमिक सर्वे और बजट का। ये वाला साल, अभी तो देखो हम इलेक्शन मोड में चल रहे हैं, ठीक है ना, अभी थर्ड फेज इलेक्शंस का है। ऐसे समय इस साल तो इकोनॉमिक सर्वे भी नहीं आया, उसकी जगह इकोनॉमिक रिव्यू आया, बजट भी आपका इंटरिम बजट आया। तो उतना इस साल तो नहीं उतना इंपॉर्टेंट, पर नेक्स्ट ईयर जो बच्चे दे रहे हैं 2025 के लिए, उनके लिए पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। काफी बार ऐसा देखा गया है कुछ बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आपके इकोनॉमिक सर्वे या बजट से डायरेक्टली पूछे गए हैं। जैसे फिस्कल डेफिसिट के नंबर्स हो गया, टैक्स के नंबर हो गया, ये केवल डायरेक्टली यूपीएससी ने पूछे हुए हैं। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं, जब 2021 में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा थी तो फूड फ्यूल का इन्फ्लेशन प्लस सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में इतना ज्यादा अंतर क्यों है, ये क्वेश्चंस डायरेक्टली इकोनॉमिक सर्वे से पिक किए गए हैं। तो हर साल हमें कुछ ना कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिलते ही हैं जिनका सोर्स हमारा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट बन जाता है। बाकी टर्मिनोलॉजी मैंने आपको जो बताया कि कुछ टर्म्स के बारे में पूछ लेता है, जैसे इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होती है, या फिर उसके साथ साथ क्या क्या इंपैक्ट आता है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हो गया। इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजीज होती है, जैसे लास्ट ईयर उसने बीटा के बारे में पूछा कि इकोनॉमी के अंदर बीटा या फाइनेंस के अंदर बीटा का मतलब क्या होता है। तो जो टर्म्स होती है ना, कुछ जो न्यूज में भी है प्लस एट द सेम टाइम अपने स्टैटिक में भी पढ़ते हैं, तो वो टर्मिनोलॉजीज को भी समझना इंपॉर्टेंट बन जाता है। कई बार क्या होता है, इन चारों का कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया ना, वो लिंक एस्टेब्लिश कर लिया तो इकोनॉमी उतनी भी मुश्किल नहीं है। तो इंपॉर्टेंट पता क्या है, स्टैटिक पार्ट से अपनी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, अपने बेस स्ट्रॉन्ग करो, अपना एक आइडिया लो कि आखिर इकोनॉमी होती क्या है। एक बार ये बेस बन गया ना, फिर इसके ऊपर आपको करंट अफेयर्स
करते रहना है, क्योंकि ये करंट अफेयर्स ही तो इकोनॉमी है। मैंने लाइफ पहले क्या बताया, लाइफ में अंदर आप कोई भी चॉइसेस ले रहे हो वही तो आपका इकोनॉमी था। तो इस तरह से जो भी दुनिया में हो रहा है वो कहीं ना कहीं उसके पीछे का रीजन क्या होता है, इकोनॉमिक रीजन ही उसके पीछे का होता है। तो अगर बेस अच्छा बन गया तो अपने आप बिल्डिंग बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि स्टैटिक पार्ट को आप बहुत ध्यान से समझो। अब देखो इकोनॉमी का ये तो चलो मैंने आपको थोड़ा प्रीलिम्स का बताया, मेंस का भी अभी डिस्कस करते हैं। बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बता दूं कि देखिए दोस्तों, जैसे इकोनॉमी एक सब्जेक्ट है, उसी तरह से आपके यूपीएससी जर्नी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स है। एंड हमारे जितने भी फैकल्टीज हैं उनकी हमेशा कोशिश रहती है कि आपको जब भी कोई चीज़ पढ़ाई जाए उसके अंदर इंश्योर किया जा पाए कि वो जो सब्जेक्ट है वो अपने आप में होलिस्टिक ढंग से कवर किया जाए, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इंटरव्यू हो, सारी डिमांड्स को यहाँ पे कैटर किया जाए। हमारा दोस्तों जो 2025 के बच्चों के लिए 2025 का प्रहार बैच है वो बहुत ही जल्द यहाँ पे लॉन्च हो चुका है। बेसिकली क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट हो रही हैं। ध्यान रखिएगा कि इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर ना आपको यूपीएससी की डिमांड्स को बहुत अच्छे से मीट करवाया जाएगा। प्लस एट द सेम टाइम यहाँ पर आपको अपनी प्रेपरेशन को जज करने के लिए डेली बेसिस के ऊपर एमसीक्यूज और मेंस क्वेश्चंस मिलेंगे, ताकि आप जज कर पाओ कि आप कितना कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट कर पा रहे हो जो चीज़ आप पढ़ रहे हो। डेफिनेटली आपकी क्लासेस लाइव तो होंगी होंगी, उसके अलावा आप जितनी बार मर्जी आप उनका रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो। साथ में ही एक स्टूडेंट का काफ़ी बड़ा सरदर्द बना हुआ है, वो है आपकी सी सेट। तो सी सेट की क्लासेस भी बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव ढंग के अंदर आपको कवर करवाई जाएंगी, जिसके अंदर आपका क्वांट, रीजनिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कवर्ड है। प्लस एट द सेम टाइम अगर आपको कभी भी कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं उसके लिए हमारे रेगुलर डाउट सेशंस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब आपको क्या करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने इस पर्टिकुलर कोर्स का लिंक आप सभी के लिए दे दिया है। आप जाइए, लिंक पर क्लिक कर कर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। एंड आपका जो यूपीएससी को क्रैक करने का सपना है, आई एम श्योर ये कोर्स आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। चलिए वापस आते हैं, इकोनॉमी के मैंने आपको आइडिया तो दे दिया। अब जैसे ये क्वेश्चन देखो, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ये कैसा क्वेश्चन है सर? ये टर्मिनोलॉजीज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, या आप कह सकते हो कि आरबीआई के फंक्शंस के ऊपर है कि लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का अर्थ क्या होता है। बहुत बार करंट अफेयर्स में भी रहा लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, क्योंकि बहुत बार बैंकिंग सेक्टर के अंदर कुछ ना कुछ लिक्विडिटी क्राइसिस आया, उसी के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया। इन अ सिमिलर मैनर यहां पर आप नोटिस कर पाओगे कि इंडियन रुपी को स्लाइड को रोकने के लिए कौन सा स्टेप सरकार या आरबीआई को नहीं लेना चाहिए। अब नोटिस करो, ये ना आप लोग पढ़ते हो स्टैटिक के अंदर, नो डाउट अबाउट इट, पर करंट के अंदर भी तो चल रहा था। रुपया जब हमारा नीचे गिरता है, ठीक है ना, तो सरकार कुछ कदम लेती है, आरबीआई कुछ कदम लेता है। तो क्या कदम लिए जाते हैं वो यहां पे यूपीएससी ने क्वेश्चन में पूछ लिया। तो एक्चुअल में ना जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस चीज को जज करना कि टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना, उतना इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी आंखें कहीं ना कहीं खुली रहें कि दुनिया में क्या चल रहा है। इकोनॉमी वही इंसान ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा जिसको अपनी आसपास की दुनिया के बारे में जानकारी अच्छी होगी। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे ये देखो, कोल सेक्टर की यहाँ पे बात हुई है कि कोल सेक्टर के रिगार्डिंग यहाँ पे पूछा गया है। अब देखो, अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको अपने आसपास की बहुत अच्छी आइडिया रहता है, तो आप ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर पाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल तीसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि भाई जो कोल सेक्टर है ना उसके अंदर अब इंडिया सेल्फ सफिशिएंट हो चुका है। देखो अक्सर ना, चाहे आप किसी नुक्कड़ पे कह लो, किसी चौराहे पे कह लो, अक्सर जब भी बातचीत होती है उसमें ये बात होती है कि यार बिजली में बड़ी दिक्कत आ रही है। एंड उसका कारण क्या है, कहीं ना कहीं कोल प्रोडक्शन उतनी अच्छी नहीं हो पाई, या फिर दूसरी कंट्री से हमने कोल मंगाया था पर उसके अंदर डिले आ रहा है, जिस वजह से दिक्कत क्या आ रही है, आपके यहाँ पे बिजली के लंबे लंबे कट लगते हैं। तो अगर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी ना इकोनॉमी के रिगार्डिंग, तो आप समझ पाओगे कि हाँ यार ये चीजें अभी तक नहीं हुई हैं। अगर भारत आत्मनिर्भर होता तो शायद इतने लंबे लंबे टाइम तक बिजली ना जाती या बाकी और चीजें इतने इश्यूज ना आते। तो एक आइडिया अगर आपको चीजों का होगा ना, तो आप अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं इकोनॉमी के क्वेश्चंस को और भी बेहतर ढंग से आंसर कर पाओगे। आइडिया लगा इस चीज का? तो ये तो बातें हुई आपकी प्रीलिम्स की, और भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आप देख पाओगे। इन अ सिमिलर मैनर आपको यहाँ पर मेंस के भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेंस के सिलेबस की बात करूं तो यहां पर आप नोटिस कर पाओगे आपका ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ हो गया, गवर्नमेंट बजटिंग हो गया, लिबरलाइजेशन का क्या इफेक्ट आया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, एंड साथ ही साथ आपका जो एग्रीकल्चर वाला पूरा पार्ट है, ये सारे इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक्स बन जाते हैं आपके यूपीएससी पर्सपेक्टिव से। एंड चलो ये तो मेंस की बात है,
GS3 के अंदर तो डेफिनेटली 100 नंबर का पेपर आता ही आता है, पर इनके कुछ ऐसे कंपोनेंट्स भी होते हैं जो आपको GS1 के अंदर हेल्प कर जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपीएससी का आई थिंक 2021 का भी एंड 2023 का पेपर देखना, उसमें लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है GS1 के अंदर। नॉर्मली टॉपिक GS3 का है, पर GS1 के अंदर मदद कर दिया। इन अ सिमिलर मैनर हम और भी बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, जैसे इनक्लूसिव ग्रोथ के बारे में पढ़ते हैं, उसके अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स पढ़ जाते हैं। एजुकेशन, आपका हेल्थ, वो आपको जनरल स्टडीज पेपर 2 के अंदर मदद कर देते हैं। तो इस तरह से आप जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हो ना इकोनॉमी के अंदर, दोज आर मल्टी डायमेंशनल इन नेचर एंड अकॉर्डिंगली वो आपको अच्छे आंसर्स लिखने के अंदर, चाहे GS1 हो, GS2 हो, GS3 हो, वहां पर बहुत ज्यादा मदद करते भी हैं। अब ये ना, मैं देखो जब भी आपको वही प्रीलिम्स का मैंने दिखाया तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिखाए इन अ सिमिलर मैनर। जब मैं बात करता हूं ना मेंस की, तो मेंस के भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाऊंगा। पता है क्यों? क्योंकि रेपिटेशन है। कैसी रेपिटेशन? आप पूछेंगे सर कैसी रेपिटेशन? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आइडिया देता हूं, जैसे ये एग्रीकल्चर वाला सिलेबस ला, आप नोटिस करो, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर देखो 2022 में इसने क्वेश्चन पूछा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के स्कोप एंड सिग्निफिकेंस के बारे में। आप एक बार जरा ना सिलेबस देखो, सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है। यहां पर नोटिस करना, फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस। व्हाट डज दिस शो? ये शो कर रहा है कि एग्जामिनर ने ना ये लाइन पढ़ी और एज इट इज इसको क्वेश्चन की फॉर्म में पूछ लिया। और दिखाता हूं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्या है, देखो वो भी यहीं से निकलेगा, ठीक है ना। ये सारी चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज तो है। इसके अलावा और देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि सरकार की क्या क्या पॉलिसीज हैं ताकि कहीं ना कहीं फूड प्रोसेसिंग के वो चैलेंजेस को टैकल कर पाए। एंड लास्टली फूड प्रोसेसिंग के और बाकी और चीजों के क्रॉप इंश्योरेंस, एमएसपी भी यहाँ पे हमें सिलेबस में देखने को मिलता है, ठीक है ना। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इज ऑल्सो वन ऑफ द, यहाँ पे आपको लिखा होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट है आपके सिलेबस का, राइट। एक सेकेंड, यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक और इंपॉर्टेंट मैटर बन जाता है, ये लिखा, हाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपको आगे भी देखने को मिल जाएंगे, आप और भी एग्जांपल्स गो थ्रू कर सकते हो। जैसे इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम यूपीएससी 2019 में पूछा, फिर सेम क्वेश्चन आपका, मतलब सिमिलर क्वेश्चन आपका 2022 में पूछ लिया। इसके अलावा भी आपको जैसे माइक्रो इरिगेशन के ऊपर मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स जो आपको एक आइडिया रखना चाहिए। तो मैं आपको एक चीज जो बिल्कुल बताऊंगा कि आपको इकोनॉमी पढ़नी कैसे है, उसका तरीका यही है कि पहले तो आप अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी इंप्रूव कीजिए। जो भी आपके टॉपिक्स हैं आप उनको अच्छे से पढ़िए। आपको जो भी नई नई टर्मिनोलॉजी सीखने को मिलती है ना, उनसे भागिए मत, डरिए मत टर्मिनोलॉजी से। देखने में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टर्मिनोलॉजी बहुत मुश्किल लगती है, जब आप समझोगे तो आपको लगेगा ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है, समझे। तो बड़े बड़े वर्ड्स देख के बिल्कुल भी घबराना नहीं है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छी होगी, फिर बाकी चीजें आपका एक बेस अच्छा हो जाएगा। फिर उसके साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स साथ साथ आपको गो थ्रू करते रहने हैं। इंश्योर ये करना है कि PYQs आपके डेफिनेटली साथ में हो। PYQ आपको दो तरह से मदद करेंगे, एक तो आपको डायरेक्शन मिलेगी कि आपको पढ़ना कैसे है, किस तरह से उसको पढ़ना है, प्लस एट द सेम टाइम आपने देख ही लिया कि कितनी ज्यादा रेपिटेशन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर। तो डू यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो अगर आप इन सारे कंपोनेंट्स के ऊपर अच्छे से काम करते हैं, आई एम सर्टेन कि आप ना इस तरह के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से टैकल कर पाओगे। प्लस एट द सेम टाइम आप ये भी इंश्योर कर पाओगे कि इकोनॉमी के अंदर आपके जो मार्क्स हैं वो काफी तेजी से इंप्रूव हो पाएंगे। जनरल स्टडीज पेपर 3 की बात करें तो बच्चों के जो मार्क्स आते हैं कई बार उतने अच्छे नहीं आ पाते। उसका रीजन ये रहता है कि GS3 के अंदर हम अक्सर क्या करते हैं, बहुत ही जनरलाइज्ड आंसर लिखते हैं। एंड ये चीज हमें कहीं ना कहीं नेगेटिवली इंपैक्ट भी करती है कि इस वजह से हमारे जो मार्क्स हैं वो उतने कम रह जाते हैं एंड हम मेरिट से क्रॉस नहीं कर पाते। तो जरूरत ये है कि जो कंसेप्चुअल चीजें हम उनको समझें, टर्मिनोलॉजी से बिल्कुल भी डरे नहीं, टर्मिनोलॉजीज को अपने आंसर्स के अंदर भी यूज करें, प्लस एट द सेम टाइम करंट अफेयर्स को अच्छे से गो थ्रू करते रहें। अगर ये सारे कॉम्पोनेंट्स आप अच्छे से गो करोगे, अगर आप इनको अच्छे से फॉलो करोगे, आई एम श्योर आपके इकोनॉमी के अंदर भी एंड बाकी और सब्जेक्ट्स के अंदर भी मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होंगे ही होंगे। लास्टली मैं फिर से आप लोगों को रिमाइंड करवा दूं कि जो बच्चे 2025 के लिए तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए हमारा जो देखो प्रहार बैच है, आप डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हो। मैंने इसका लिंक आपके लिए डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसी तरह से दोस्तों आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।